नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो है व्याख्याता की परीक्षा में लगने वाली है गदल कहानी। विशेष रूप से व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर में गदल कहानी लगी हुई है। इसका सारांश मैं पहले करवा चुका हूँ, अभी आज मैं ये पूरी कहानी करवाने वाला हूँ। और ये कहानी मैंने जिस दिन पाठ्यक्रम आया था उसी दिन तैयार कर ली थी, लेकिन बस करवा ही नहीं पाया। तो आपने काफ़ी जगह पढ़ ली होगी, वैसे खुद भी पढ़ ली होगी और आपने यूट्यूब पर भी पढ़ी होगी, बहुत सारे साथियों ने करवाई है। लेकिन आज जैसी मैं ये कहानी करवाने वाला हूँ वैसा किसी ने नहीं करवाया होगा। मतलब जैसे जैसे हम कहानी करेंगे, और 2-3 महीने की तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2-3 महीने तक तो आप आज के बाद नहीं बोलोगे, और उसके बाद भी आपको केवल अपना एक छोटा सा सारांश कराया हुआ है चैनल पर, वही करना पड़ेगा और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। गदल की हम बात करते हैं तो गदल रांगे राघव किसकी कहानी है? रांगे राघव की कहानी है। रांगे राघव कौन है? प्रगतिवादी, ठीक है ना। जो प्रगति काव्य है, प्रगतिवाद है ना, जो अपने आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, और उसके बाद प्रगतिवाद आता है। 1936 से लेकर 43 ईस्वी तक का जो काल है उसके प्रमुख रचनाकार है रांगे राघव। प्रेमचंद जी के बाद अगर किसी का उपन्यासों में स्थान है तो वो रांगे राघव है। लगभग 38, कम से कम 38 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो देखते हैं रांगे राघव जी को। गदल की बात करते हैं तो गदल जो कहानी है, ये कहानी सबसे पहले तो ये है कि इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार की हम बात करें तो कौन है? रांगे राघव। रांगे राघव इसके रचनाकार हैं। बात करें कहानी की तो कहानी कैसी है? कहानी, गदल कौन है? गदल इसकी कहानी की जो नायिका है, ठीक है ना। और ये क्या है? नायिका प्रधान कहानी है। नायिका प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? प्रेम, त्याग और स्वाभिमान की कहानी है। प्रेम किसका है? गदल का प्रेम दिखाया गया है। त्याग किसका दिखाया गया है? गदल का। स्वाभिमान किसका दिखाया गया है? गदल का दिखाया गया है। यह एक प्रगतिवादी कहानी है। पात्रों का चरित्र चित्रण जो है यथार्थ शैली में किया गया है, मतलब वास्तविक शैली में किया गया है। पात्रों को देखकर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि पात्र जो है वो काल्पनिक है। रांगे राघव ने ये जो कहानी लिखी है, जिस जाति से आधारित है, ये किस जाति की कहानी है? खारी गुज्जर जाति। खारी गुज्जर जाति की कहानी है। मतलब पूरी जाति की नहीं है, मतलब इसमें जो पात्र है वो खारी गुज्जर जाति का परिवार है। इन्हीं जाति की, खारी गुज्जर जाति की ही, खारी गुज्जर जाति के रीति रिवाजों, ठीक है ना, मान्यताओं, परंपरा, रूढ़ियों एवं विश्वास की
कहानी है कि इस जाति में मतलब बड़ा ही आंखों देखा चित्रण किया है रांगे राघव ने कि जो खारी गुज्जर जाति है उसका इसमें वर्णन किया गया। और किस प्रकार वो एक प्रकार का कि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा होता था इस जाति में, इसी प्रकार की परंपरा थी, इसी प्रकार की रूढ़ियाँ थी, इसी प्रकार की प्रथाएं थी। और जो प्रेम और त्याग और स्वाभिमान का, क्योंकि प्रेम जो है त्याग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है सिर्फ, ठीक है ना, लेकिन जहाँ स्वाभिमान की बात आती है वो प्रेम में कहीं नहीं आता है। लेकिन इन्होंने स्वाभिमान और प्रेम का, क्योंकि प्रेम सिर्फ त्याग मांगता है, स्वाभिमान नहीं। अगर स्वाभिमान से ही आप जीना चाहते हो तो कहीं ना कहीं प्रेम में कमी आती है, टकराहट रहती है, ठीक है ना। तो जो स्वाभिमान और प्रेम का जो सामंजस्य दिखाया गया है वो बहुत ही शानदार है, बड़ा ही आनंद आएगा आपको कहानी पढ़। चलते हैं कहानी, ठीक है। जो पात्र परिचय वगैरह है वो मैंने सारांश में करवा दिया था, उसमें अलग से पात्र परिचय करवाए गए हैं, विशेषताएं करवाई गई हैं, सारी चीज़ें उसमें करवाई। इसमें हम कहानी पढ़ेंगे कि कहानी क्या है। कहानी के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार, सिर्फ कहानी पढ़ेंगे नहीं, कहानी को मैं याद करवाने का भी प्रयास करूँगा, क्योंकि ये कहानी खुद मैं 5-7 बार 10 बार पढ़ चुका हूँ और इसके नोट्स वगैरह भी तैयार मैंने किए हैं। बाहर शोरगुल मचा है, डोडी ने पुकारा, कौन है? क्या है? बाहर शोरगुल मचा है, डोडी ने पुकारा, कौन है? आपने एक पात्र लिख लेना है, डोडी। ये क्या है? पात्र है। कौन है डोडी? डोडी है गदल का देवर है। डोडी कौन है? गदल का देवर है, आपने याद रखना है। बाहर शोरगुल मचा है, क्यों शोरगुल मचा है? कि गदल जो है किसी दूसरे घर बैठ गई थी, ठीक है ना, और उसका बेटा उसे लेकर आया है, इसलिए थोड़ा शोरगुल मचा हुआ है। क्यों बैठ गई थी वो कहानी में हम पढ़ते हैं, साथ साथ में बताता भी रहूंगा। कोई उत्तर नहीं मिला, आवाज आई, हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा। एक आवाज आई, डोडी ने पूछा कि कौन है, शोर कैसे मचा हुआ है? तो कोई उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन एक आवाज आई, वो थी हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के खा गई निपुते, डोडी बैठा न रहस का बाहर है, ठीक है ना, निपुते। अब देखो ये जो कथन है, हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा, ऐसे जो कथन है शुरुआत कहानी में आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है मैंने थोड़ा सा आपको संदर्भ दे दिया है कि गदल है। गदल का पति का निधन हो गया है, ठीक है ना, उसकी पूरी कहानी अपने इसमें देखेंगे। गदल जो है, थोड़ा सा मैं बता ही दूं, चलो ठीक है ना। गदल जो है, गदल के पति का निधन हो गया है। पति का नाम है गुन्ना, याद रख लेना। क्या है पति का नाम? गुन्ना है, ठीक है ना। गदल का पति कौन है? गुन्ना है, ठीक है ना। और देवर कौन है? डोडी है। और दूसरा जिसके यहां जाकर बैठ जाता है वो है मोनी। मोनी लोहारे गुर्जर है। ये आप ऐसे कह सकते हो कि नया पति भी कह सकते हो, जो अभी नया नया बना है, ठीक है ना। पति गुन्ना है जो 55 वर्ष की आयु में जिसकी मृत्यु हो जाती है। ये आगे पढ़ लेंगे, लेकिन ये कहानी आपके शुरुआत में समझ में नहीं है, इसका थोड़ा सा बता दूं। देवर जो है वो डोडी है, ठीक है ना। इसका भी विवाह हुआ था, बच्चे भी हुए थे, लेकिन पत्नी भी मर गई और बच्चे भी समय से ही उनका भी देहांत हो गया था। अब ये गदल के साथ ही रहता है, मतलब एक ही परिवार में ये सभी रहते हैं। मुनि गदल जो है वो क्या करती है, वो नए मुनि के यहाँ जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे कारण यह नहीं है, ठीक है ना, कि वो मतलब चरित्रहीन है। वो इसलिए जाकर बैठ जाती है कि वो चाहती है कि जब गुन्ना मर गया उसका पति, तो उसके बाद उसका देवर जो, ऐसी प्रथा रहती है प्राचीन जमाने में, लगभग सभी समाज में भी थी। और तो वो ये चाह रही थी कि जो डोडी उसका देवर है, ठीक है ना, वो उसे अपना ले। वो कहीं ना कहीं पति के मरने के बाद डोडी से प्रेम कर रही थी, या एक प्रथा ऐसी थी जिसके अंदर उनको कहीं ना कहीं ऐसा रहता था कि जैसे ही अगर भाई का देहांत होता है तो वो देवर जो है वो उसको अपना लेता है, लेकिन वो नहीं अपनाता है तो वो मन ही मन कहीं ना कहीं उससे प्रेम करती है। और डोडी भी जो है वो कहीं ना कहीं उससे प्रेम रखता है, इसलिए वो उसका परिवार छोड़कर दूसरा विवाह भी नहीं करता है। वो गदल के बच्चों को ही अपना बच्चा समझता है और उन्हीं का पालन पोषण करता रहता है, क्योंकि उसके भाई की तो मृत्यु
हो गई थी। लेकिन मन मन में करता है, लेकिन दुनियादारी या लोक लज्जा के डर से या बच्चों के डर से कि अगर मैंने अब गदल से विवाह किया तो बच्चे सोचेंगे कि शायद चाचा को पहले से ही, ठीक है ना, पहले से ही गदल से प्रेम था। तो इसी डर से वह करता नहीं है। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए कि जो डोडी है, जो देवर है मेरा, वो मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहा है। और गदल जो है वो स्वाभिमानी है, वो ये चाहती है कि वह घर में रहे तो स्वाभिमान के साथ रहे। अब उसे लगता है कि वो पड़ी है, ऐसे ही उसको स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंचती है। और कहीं ना कहीं वो डोडी से बदला लेने के लिए कि वो विवाह क्यों नहीं कर रहा, उसे पता है कि वो प्रेम करता है, तो इसलिए वो यहाँ दूसरे मर्द के यहाँ जाकर बैठ जाती है ताकि उसे बदला ले सके। तो ये कहानी है। और जो उसको लेकर आया है वो गदल का बड़ा बेटा है निहाल, गदल का बेटा है निहाल, और एक बेटा है नारायण, ठीक है ना। गदल का बड़ा बेटा है निहाल, ये वहां से लेकर आया, और नारायण है छोटा बेटा है। 3 लड़कियां हैं, चंपा है, चमेली है, और एक का नाम और भी है, ठीक है। और निहाल के भी आगे बच्चे हैं, नारायण के भी आगे बच्चे हैं। ये ज़्यादा कहानी महत्व नहीं रखता, बस ये जो उसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोई उत्तर नहीं मिला, हत्यारे ने तुझे कत्ल कर दूंगा। कौन कह रहा है ये? निहाल कह रहा है। निहाल कौन है? निहाल गदल का बेटा है। कौन है? गदल का बेटा है। अब करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के खा गई निपुते। ये कौन है? ये कौन है? ये कथन है गदल का, ठीक है। चलते हैं आगे। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। डोडी बाहर आया और आकर उसने देखा कि निहाल अपनी माँ के साथ मारपीट कर रहा है। तो वह आया और बोला, अरे क्या कर रहा है निहाल, ये तेरी माँ है, ठीक है, मैया है। कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने, तू हाथ उठा के तो देख, गदल ने कहा। स्त्री ने फुफकारा, कड्डी खाए तेरी सींक पर बिलिया चलवा दूं। समझ रखिए मत जान रखियो, हाँ तेरी आसर तू नहीं हूं। आसर तू मतलब तेरे आश्रय पर पल्ले वाली मैं नहीं हूं, ठीक है ना। किसको कह रही है? अपने बेटे को। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। भाभी, पहले डोडी ने कहा भाभी, फिर कहा क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़कर मुस्कुराकर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, यह सब तेने किया है देवर। किसने कहा? गदल ने। किसने कहा? गदल ने। क्या कहा गदल ने? कि मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, यह सब तेने किया है देवर। देवर कौन है? डोडी। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि कौन बंदा किससे बात कर रहा है। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं इसका, वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा, अभी डोडी के बारे में कि डोडी कैसा था, ठीक है ना। 50 साल का वह लंबा खारी गुज्जर, क्या था? खारी गुज्जर, जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं ये किसके लिए है। वहां पूछा भी जा सकता है कि उपयुक्त कथन किसके लिए है, मोनी के लिए है, गुन्ना के लिए है, या फिर डोडी के लिए है। 50 साल का वह लंबा खारी गुज्जर, जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतोई थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ करार था और देखना उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली, एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा सा ना, ये कट कॉपी
पेस्ट करते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं थोड़ी सी। गदल का परिचय और डोडी का परिचय दोनों मिक्स कर दिए क्या इन्होंने। पचास साल का वह लंबा खारी गुज्जर जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुई थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। कर रहा था यहां तक, ठीक है ना, हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। उसके बाद आता है स्त्री उठी, वह लगभग 45 वर्षीय थी। कौन है 45 वर्षीय? याद रख लेना कौन है 45। गदल की आयु क्या है? 45 वर्ष है, ठीक है ना। और डोडी की आयु क्या है? 50 साल है। और गुन्ना की आयु क्या थी? 55 साल, ठीक है। अब ये किसके बारे में है? ये है उसके बारे में, गदल के बारे में। गदल कैसी थी? गदल के बारे में बता दूं कि स्त्री उठी, वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा था। किसका? उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा था। किसका? गदल का। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती? गदल, डोडी ने पूछा। डोडी ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तो गदल ने कहा क्यों, शर्म क्यों आएगी? मतलब किस बात के लिए शर्म? किस बात के लिए? क्योंकि वो मोनी के यहां जाके बैठ गई थी, इसलिए डोडी ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती। तो गदल ने जवाब दिया कि शर्म क्यों, किस बात की शर्म आए मुझे? देखते हैं। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया, बोला इस तरह से कैसे बात कर रही है? भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। अंदर से औरत की आवाज आई। किस औरत की आवाज आई? शायद निहाल की पत्नी की आवाज आई होगी। वो भी ताना मार रही है। किसको? गदल को, अपनी सास को। क्या कह रही है? शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल। डोडी चिल्लाया, तू चुप रे। अच्छा, ये निहाल ने कहा है। किसने कहा था? निहाल ने। डोडी ने कहा, चिल्लाया, तू चुप रे। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? गदल ने क्या कहा? मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? अब डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि वो रह नहीं सकता था ना उसके बिना। इसलिए कहीं ना कहीं वो उससे प्रेम करता था, इसलिए उसने उसे बुलाया था। लेकिन ये बात वो कहना नहीं चाहता था। बस उसने सीधा यही कहा कि रोटी खाई है। अब गदल क्या कहती है? नहीं खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरने कंडे बीनकर संजा के लिए, मतलब शाम के भोजन के लिए कंडे बीनकर ला रही थी, लिए जा रही थी। डोडी ने पुकारा। अब क्या था? वो कह रही है कि मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं शाम के कंडे वगैरह लेके आ रही थी शाम के भोजन के लिए, लेकिन ये रास्ते में मिल गया और वहीं से मुझे ले आया, तो मैंने खाना नहीं खाया है। डोडी ने पुकारा। डोडी ने कहा, निहाल बहू से कह अपनी सास को रोटी दी जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, ठीक है ना, किसी स्त्री की। तो कौन है ये स्त्री? ये स्त्री निहाल की पत्नी और उसकी। अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों खारियों की रोटी भाएगी, ठीक है ना। अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों खारियों की रोटी भाएगी। लोहारों की बैयर, लोहारों की बैयर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जिसके यहाँ बैठी थी जाकर, जिस व्यक्ति के, वो उसका नाम था मोनी और उसकी जाति थी
किताब में लोहारे लिखा है, या तो लोहारे होएगा या लोहारे होगा। लोहारे गुज्जर थे, वो भी गुज्जर, लेकिन वो लोहारे गुज्जर थे, और गदल जो थी वो खारी गुज्जर थी। खारी गुज्जर जो थे वो अपने आप को लोहारे गुज्जर से बड़ा मानते थे। खारी गुज्जर जो थे वो अपने आप को लोहारे गुज्जर से बड़ा मानते थे। निहाल चलाया सुन ले परमेश्वरी, जग असाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। परमेश्वरी, यहां परमेश्वरी किसे कहा गया है? यहां परमेश्वरी गदल को कहा गया है, ठीक है ना। निहाल चिल्लाया सुन ले परमेश्वरी, जग असाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। अब ये परमेश्वरी कैसे आया है वो पता नहीं है किताब में, या तो। और अंक इसके देखो, ये दूसरा अंक शुरू हो गया। टोटल 8 अंक में है ये कहानी। कितने अंक में है? 8 अंक में। गुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। अब गुन्ना के बारे में है ये पूरी बात। किसके बारे में बच्चों? गुन्ना के बारे में। गुन्ना कौन है? गुन्ना है गदल का पति है। गदल का पति है गुन्ना। गुन्ना कौन है? गदल का पति है। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30। अब ये पूरा परिवार है। ये एक याद रख लेना इतना सा, वैसे तो मैंने भी करवाया सारांश में, लेकिन ये इतना सा अच्छे से याद रख लेना कि गुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा कौन है? बड़ा बेटा गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंचा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तारा, ऊपर की 2 बहनें थी चंपा और चमेली। ऊपर की 2 बहनें मतलब सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ी थी चंपा और उसके बाद थी चमेली। सबसे बड़ी चंपा, उसके बाद चमेली, उसके बाद था निहाल, और उसके बाद एक और लड़की थी, और उसके बाद नारायण था, जिनका क्रमशः जहाज और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में गुटरू चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था। सबसे छोटा बेटा नारायण था जो 22 वर्ष का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की, ये भी 2 बच्चों का बाप था। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुज्जर के यहाँ जा बैठी थी। कितने साल के? 32 साल के। खुद कितने वर्ष की थी? 45 वर्ष की। खुद कितने वर्ष की थी? 45 वर्ष की थी। और जिसके यहाँ जाकर बैठ गई थी वो कितने वर्ष का था? केवल 32 साल का था। और खुद पोते पोतियों वाली और दोहिते दोहितियों वाली थी। मतलब जो 2 बेटियां थी उनके भी आगे बच्चे थे, और जो दोनों बेटे थे उनके भी बड़े बड़े बच्चे थे। यहाँ तक कि बड़ा पोता जिसे बोले वो तो 7 साल का था, और इधर बच्चों के तो बच्चियों के और ही बड़े बड़े होंगे। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अब गुन्ना का, डोडी का क्या हुआ? डोडी गुन्ना का सगा भाई था, पत्नी भी थी, बच्चे भी हुए, लेकिन सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना से बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव मतलब अलग होने की बात नहीं की, बंटवारे की बात नहीं की। निहाल अपने चाचा पर जान देता था, और फिर खारी गुज्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझती थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना से बड़ी बड़ी कही, पर फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था, और फिर खारी गुज्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। ये बात याद रख लेना कि खारी गुज्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। खारी गुज्जर कौन थे? खारी गुज्जर कौन थे? गदल का जो परिवार था वो खारी गुज्जर था, याद रख लेना, ठीक है ना। लोहारे गुज्जर थे। लोहारे गुज्जर कौन थे? मोनी का जो परिवार था वो लोहारे गुज्जर था। अब मोनी कौन है? जिसके यहाँ जाकर गदल बैठ गई थी। आज जिसके घर पर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था, उसका पूरा कुनबा
था, मतलब पूरा परिवार था जिसके घर जाकर बैठ गई थी। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी चूल्हे पर दम फूंकने वाली की जरूरत भी थी। गदल की उम्र क्यों नहीं देखी? क्योंकि जिससे घर जाकर बैठी थी उसका नाम मोनी था, उम्र थी 32 वर्ष, और गदल की आयु कितनी थी? 35 वर्ष। ठीक है। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। आज ही गई थी गदल, जिसके घर जाकर बैठी थी, आज ही जाकर बैठी थी और शाम को उससे बेटे उसे बांध कर ले आए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा, मोनी रंडुआ था, मोनी की पत्नी भी मर चुकी थी। उसकी भाभी को पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी? गदल का मन विक्षोभ से भर उठा, गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। ये यहां थोड़ा सा त्रुटि है, मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये सही है, कोई त्रुटि नहीं है। ये थोड़ा अलग करना था, थोड़ा सा। मोनी रंडुआ था, यहाँ तक अलग है। उसकी भाभी, यहाँ से अपने नीचे से शुरू कर सकते हैं कि उसकी भाभी को पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। उसकी भाभी को उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी? गदल का मन विक्षोभ से भर गया। गदल सोच रही थी कि वो आज ही तो जाकर बैठी थी, आज ही अगर वापस आ जाएगी, आज ही उसको यहाँ उठा लाए, और उसकी जो नई जेठानी है, उसकी भाभी मतलब किसकी? मोनी की भाभी, और गदल की नई जेठानी है दुल्लो। तो वो सोच रही है कि दुल्लो अगर सुनेगी तो क्या कहेगी कि आज ही आई थी, आज ही उसे वापस ले गए। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था, डोडी भी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उसी सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। तो गदल ने कहा, क्या है? गदल ने होले से कहा, तू चली गई न? गदल बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, सुने, देखिए प्रेम, देखिए डोडी का। डोडी ने फिर कहा, किसकी तरह भैया? राजेश खन्ना की तरह। जैसे राजेश खन्ना स्वर्ग में कहता है, या एक और फिल्म है ना, ठीक है ना, कि एक दिन तेरी देवरानी, सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चल गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है क्यों? क्योंकि गदल जो है किसी दूसरे मर्द के यहाँ जाकर बैठ गई थी, तो ये बात कहीं ना कहीं बुरी लग रही थी डोडी को। गदल बुरबुराई, गदल बुरबुराई। क्या कहा गदल ने? जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी, जब 14 वर्ष की थी, तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था, तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खस्म की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? वो कहता है, नहीं। अब लठ पिया तेल लेकर तू साथ आया था लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जबरदस्ती लेकर आए थे, वो वैसे ही कह रही है, क्योंकि भी वो उसको लेने गए थे तो वो साथ में, जैसे पहले क्या है कि विवाह शादी में पैदल ही जाते थे, तो साथ में अपना लकड़ी वगैरह, हथियार वगैरह जो भी होता था वो साथ ही लेकर जाते थे। रास्ते में कुत्ता बिल्ली, कोई सांप है, कोई और समस्या आ जाए तो उसके लिए। बाकी ये नहीं कि वो जबरदस्ती लेने गया था, शादी करके ही लाया था, ठीक है? नहीं, तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का। अब वो गदल पूछ रही है कि तुझे पता है मैं क्यों गई? तो डोडी कहता है कि नहीं। तब वो कहती है, तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूँ। वो कह रहा है कि तूने भाई से मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना समझा। वो कह रही है कि तेरा भाई था और तेरे भाई की वजह से तूने मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे हमेशा अपना समझा, कभी पराया नहीं समझा तुझे, ठीक है ना?
नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसकी सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के यह बहुए, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। यहाँ जो है गदल का स्वाभिमानी पक्ष सामने आता है, गदल का स्वाभिमानी पक्ष सामने आता है। वो कहती है कि मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती, किसी की चाकरी नहीं कर सकती। जब तक मेरा मर्द था तब तक मेरा राज था, अब अगर मेरा राज नहीं है तो मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मनुष्य है। ठीक है ना, बिल्ली तक अपने जायों के लिए। माया ममता कहाँ चली गई? देवर तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने फिर ब्याह न किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। अब देखो यहाँ ये ऐसी कुछ बातें हैं जो अचानक से आपसे पूछी जाएंगी तो आपके दिमाग में नहीं आएगी। पर क्या यह सब तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने ब्याह नहीं किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। ठीक है ना, डोडी ने विवाह क्यों नहीं किया था? डोडी ने विवाह क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसे गदल का सहारा था, गदल का सहारा था, इसलिए उसने विवाह नहीं किया था। कायर भैया तेरा, कायर, कायर भैया नहीं कायर, किसे कहा गया है कायर? डोडी को। किसको कहा गया है कायर? डोडी को। किसने कहा है? गदल ने, गदल ने कहा है। क्यों कहा है देख लेते। भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने। भी भैया तेरा मरा था, उसका पति गुन्ना जो मरा था, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई, चूल्हा मैं तब फूंकू जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूं कि मेरी कूनी बजे औरों के बिछे छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल डोडी ने भराए स्वर में, मैं डरता था। तब उसने जवाब दिया कि मैं डरता था। ठीक है ना, वो कहना चाह रहा है कि मैं भी चाहता था कि मैं तुझे अपना लूं या तुझसे विवाह कर लूं, लेकिन मैं डरता था। किस बात से डरता था वो भी देख लेते हैं। भला क्यों? तो गदल मैं बूढ़ा हूं। ठीक है ना, डोडी ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती न। मतलब ये सारी बातें थी जिसके कारण उसने ब्याह नहीं किया था गदल से। ठीक है ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कार्य में। उनके क्या, मेरे ससुर मरे थे तब मेरे तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए, तू भैया 2 बेटे, यही भैया है यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए। कुल कितने आदमी बुलाए थे? 25 आदमी कहा। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? गदल कह रही है कि जब तेरा भैया, डोडी को कह रही है अपने देवर से कि जब तेरा भैया, कौन था भैया? गुन्ना, गदल का, ठीक है ना, गदल का पति भी, जब उसका देहांत हुआ था, जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु पर जो मृत्यु भोज किया जाता है वो तुम लोगों ने नहीं किया। कितने लोग जिमाए थे तुम लोगों ने? सिर्फ 25। जबकि जब मेरे ससुर की मौत हुई थी और तेरे भैया थे, तो तेरे भैया ने लोगों को इतना पिलाया था कि होठों से पानी छुलवा दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मृत्यु भोज किया था। लेकिन तुम लोगों ने, तुम कायर निकले, तुम लोगों ने मृत्यु भोज भी नहीं किया। सिर्फ 25 लोगों को, 25 लोग ही बुलाए थे और 25 लोगों को, और तुम लोगों ने बहाना क्या बनाया कि पुलिस 25 से ज़्यादा ही इकट्ठे नहीं होने देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से गदल की नाराजगी थी डोडी के प्रति। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह, 100 बार कहूँ लाला, 100 बार कहूँ लाला। डोडी बड़ा, बट गदल ने फुफकारा, डोडी गदल ने फुफकारा, डोडी रुक गया। मतलब क्या है कि दोनों झगड़ रहे हैं और झगड़े के अंदर डोडी जो है उठकर गदल की तरफ बढ़ता है, और गदल फिर तू आ तो सही नज़दीक है, इस तरह से फिर फुफकारती है, लेकिन डोडी फिर बैठ
जाता है, उसे कुछ नहीं करता या मारपीट नहीं करता उसके साथ। डोडी रुक गया, गदल देखती रही, डोडी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, फिर हंसी और हंसकर कहा, तू मुझे मारेगा, तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर, मेरा नया मर्द है न, मर्द है, इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे, तू वह रुकी मर्द है, तू वह रुकी मतलब थोड़ा रुकी मर्द है, अरे कोई बैयर से गिग्याता है, बढ़कर जो तुझे मारता तो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखते रहा, रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढंक लिया, डोडी ऊँगने लगा। मतलब उसको लगा, वो कहती है कि अगर तू वास्तव में मुझे मारने आता ना तो मैं मानती कि तू मेरे साथ स्नेह रखता है, अपनापा रखता है, तू मेरे साथ अपनापा रखता ही नहीं है, ठीक है ना। वो सारे में अंक है 3। वो सारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही। अब ये वापस कहाँ आ गई है, वापस अपने घर आ गई है सुबह, मतलब नए घर, मोनी के घर आ गई है, मोनी के घर आ गई है। और दुल्लो क्या है, इसकी नई जेठानी है, गदल की नई जेठानी है, और मोनी की क्या है, भाभी है। आ गई देवरानी जी। कौन है देवरानी, यहाँ गदल है। रात कहाँ रही, सूखा डूब गया था, आकाश में पो फट रही थी समय, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी है, तेरी जूती नहीं, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं हूं। दुल्लो सकपका गई। मोनी उठा ही था, बनाया हुआ आया, बोला कहाँ गई थी। गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। गदल ने घूंघट खींच लिया, ये मतलब बताता है, चित्रात्मक वर्णन है, रांगे राघव का कहानी में चित्रात्मक वर्णन है, जो बताता है कि उस समय घूंघट की प्रथा थी, घूंघट की प्रथा थी, और स्त्रियां अपने पति से भी घूंघट किया करती थी। लेकिन बोलने वाली प्रथा तब भी आई बराबर ही ठीक है, घूंघट नीचे कर लिया पर बोलने में कोई कमी नहीं आई। देखते हैं आगे क्या है। पर आवाज नहीं बदली, कहा वहीं ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया, मोनी का बाप बाहर से ही ढोर आंक ले गया। मोनी बड़ा, कहाँ जाता है, गदल ने पूछा। खेत हार, ठीक है ना, पहले मेरा फैसला कर जा। मतलब मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बड़ा, मोनी आगे की ओर बढ़ा, ठीक है ना, कहीं जा रहा था। तब उसने, गदल ने पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो तब उसने कहा कि खेतों में जा रहा हूँ। तो गदल ने कहा कि पहले मेरा फैसला कर जा, ठीक है ना। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देख अचरज में खड़ी रही। तो मोनी ने कहा कैसा फैसला भाई, मोनी ने कहा कैसा फैसला। तो गदल कहती है कि अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं। फिर गदल ने कहा हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किया, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। अब वो कहती है कि हम तो 2 जने हैं, दोनों करके खाएंगे, बाहर तुम शायद साथ रहो, लेकिन भीतर तो अलग है। मैं सबका पीसना नहीं पीसूंगी, मैं सबकी रोटी नहीं बनाऊंगी। अपने 2 है, दोनों अलग अलग खाएंगे, घर में दोनों अलग अलग रहेंगे। बाहर का तुम्हारा खेती का, जमीन का जो भी काम है तुम साथ रखो, लेकिन घर में साथ नहीं चलेगा। अब मोनी तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन दुल्लो बोली। दुल्लो क्या बोलती है, अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं, देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं कटती। ऐसी न समझियो तू मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी। समझा, मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। हाँ, अब वो भी कह रही है कि तू भी समझ ले, मैं भी तेरी रोटी नहीं बनाने वाली और इसके आगे काम नहीं करने वाली। वो कह रही है मैं इसके आगे काम नहीं करूंगी, वो कह रही है मैं भी इसके आगे काम नहीं करूंगी, ठीक है ना। अब देखो, अरी तो सोत, अब गदल कहती है अरी तो सोत, किसको कहा है यहाँ सोत, अपनी जेठानी को। क्या नाम है जेठानी का, दुल्लू, नई जेठानी, पुरानी तो जेठानी थी नहीं।
गदल ने पुकारा, मिट्टी न खा के आई सारे कुनबे को चबा जाएगी डैन, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। ठीक है, मोनी उत्तर नहीं दे इसका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई, दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी। अब क्या है कि वो तो बाहर चला गया, मोनी तो बाहर चला गया उनकी लड़ाई देख के। अब क्या है, दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। दुल्लो बैठी है, मतलब ये एक चित्रात्मक वर्णन है कहानी के अंदर कि दुल्लो बैठी है, वो मतलब इसका नाट्य रूपांतरण भी किया जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो दुल्लो बैठी है, वो चरखा काट रही है, तभी नारायण आता है। ये नारायण कौन है? ये गदल का छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा। तभी नारायण आता है, ये गदल का छोटा बेटा है। क्या कहता है, कौन हो? दुल्लो ने घूंघट काट लिया, पूछा कौन हो? मतलब पहले क्या, स्त्रियां झटाक से सबसे पहले घूंघट निकाल लेती थी मर्द को देखते ही। ठीक है ना, तो दुल्लो ने घूंघट काट लिया। कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी, पूछा छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने बाहर निकल के कहा। अरे आ गई कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है। क्यों आया है तू, यह बता। गदल जलाई। क्यों आया है? गदल ने अपने बेटे को कहा कि क्यों आया है तू? तो नारायण ने क्या कहा? दंड धरवाने आया हूं अम्मा। गदल ने फिर कहा, वहीं रह, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह, आगे मत आना। गदल ने उसी समय लोटा डोर लिए, मोनी लोटा। उसने देखा, उसी समय मोनी भी आ गया था। उसने देखा कि गदल ने क्या किया, अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी। और क्या कहा? भर गया दंड तेरा। मोनी से कहा कि भर गया दंड तेरा, अब मत आइयो कोई समझ लीजो, थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया। भाई तुम ये मत समझ लेना कि मैं रपट करूंगी, मैं रपट नहीं करूंगी थाने में। ठीक है ना। नारायण का मुंह शाह पड़ गया, वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की। दुल्लो ने क्या शिकायत की? अब दुल्लो अपने देवर से शिकायत कर रही है वापस। सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा मतलब अपनों से ही प्रेम हुआ। 4 जगह बैठेगी, 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं, तुम भोले भाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। शिकायत की। क्या शिकायत की? सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। ठीक है, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं, तुम भोले भाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। अब दुल्लो ने शिकायत की कि इसने गहने दे दिए, इसने गहने अपने बेटे को दे दिए, तुम इनके त्रिय चरित्र को क्या जानो कि 2-4 जगह बैठेगी तो ऐसे गहने बनते जाएंगे, बेटों को देती जाएंगी और बेटे अमीर होते जाएंगे। कहने का मतलब ये वो कह रही है कि अब इसने बेटों को दे दिए, ये इसकी मतलब योजना है, ये त्रिय चरित्र है, ये अपने बेटों को गहने दे दिए, अब ये तुझे कहेगी कि और बना। ठीक है ना। तो इस तरह से ये मतलब दुल्लो उसकी शिकायत कर रही है। अब गदल क्या कह रही है? वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अब गदल ने क्या कहा? अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुराकर कहा, तब से मैं सब जानती हूं, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सोत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। अंक 4। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छपरे में बैठा हुक्का पी रहा था। अब 4 नंबर आ गए। अंक 4 है, दृश्य चेंज हो गया। ठंडी हवा चल रही है, डोडी चुपचाप
बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। फिर उसने कहा, काका। हैं? डोडी ने कहा, है क्या है? मुझसे कहा कुछ। तुमसे न कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन कडेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया, यह सच है? किसने कहा? चिमन कडेरा ने। याद रख लेना, ये एक नया पात्र है, चिमन कडेरा। धुनी बाबा का भी जिक्र है, धुनी के पास। हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौका, उसी कुलछनी कुलबोरनी के पास। कौन है कुलछनी कुलबोरनी? किसको कहा गया यहाँ कुलछनी कुलबोरनी? गदल को। कौन कह रहा है? उसका बेटा निहाल। अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू न कहे, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नियम थोड़ी ही है। निहाल बुनबुनाया। ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया नहीं, बताना। दंड भरवाने भेजा था। 100 पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं। तो निहाल बाहर आया। कहने का मतलब है कि निहाल खेत से आया। ये सारी बातें चल रही है। बाहर डोडी बैठा है। डोडी से बात की। डोडी सोच में मगन था। डोडी को बताया कि किस तरह से आज मैं तो गया नहीं, नारायण को भेजा था दंड भरवाने के लिए, लेकिन वो लेकर आ गया। तो नारायण डोडी कहता है कि वो तो यही सोचेगी कि तुम लोग उसे निकालना ही चाहते थे, नहीं तो पंचायत करते और मुझे वापस लाने की कोशिश करते। लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे साथ मतलब व्यवहार किया, उससे लगता है कि तुम लोग मुझे निकालना ही चाहते थे, वो यही सोचेगी। तो फिर नारायण कहता है कि निहाल कहता है, क्या करूं, वापस दे आऊं गहने? वो कहता है, नहीं अब कुछ मत करो। फिर वो उससे पूछता है कि तूने रोटी खाई? डोडी जो है निहाल से पूछता है। निहाल कहता है, नहीं। तो कह जा पहले तू रोटी खा ले। निहाल अंदर जाता है रोटी खाने के लिए। तो फिर वो अपनी बहू से पूछता है कि क्या काका ने रोटी खाई है, मतलब डोडी ने रोटी खाई है? उसकी बहू कहती है, पत्नी कहती है कि नहीं खाई। तब वो बाहर आता है काका से रोटी को पूछने के लिए। बाहर आता है तो वो देखता है कि काका वहाँ नहीं होता है। वह चला जाता है क्या सुनने के लिए? ढोला सुनने के लिए। काका उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी वो निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं। तो निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। रास्ते में कौन आ रहा था? याद रख लेना, चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके, दरवाजा बंद करके, गढ़ वाले हनुमान जी का दरवाजा बंद करके आ रहा था। कौन? चिरंजी पुजारी। ठीक है ना। चिरंजी पुजारी से उसने पूछा कि भी काका कहाँ थे? तो उसने कहा, काका भी, अरे वह ढोला सुन रहे। किसने कहा? चिरंजी ने। चिरंजी पुजारी ने कहा कि अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूँ। ऐसा किसने बताया?
चिरंजी पुजारी ने, याद रख लेना। चिरंजी चला गया, निहाल ठिठ खड़ा रहा। बहू ने झांकर पूछा क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, ठीक है ना। निहाल ने अविश्वास से कहा वे तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले और रात बढ़ रही है। बहू ने कहा कि जाओ जाकर बुला लो, रात बढ़ रही है, और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी, हवा लग गई और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकली टांग समेटकर लेटते हुए कहा रोटी रहने दो, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की स्वागरात को सुना था या फिर आज सुना है? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी, मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। अब डोडी आंख मीटकर कुछ गुनगुनाने लगा था। ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। अब दूसरी जगह आ जाती है। शाम हो गई थी, अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। शाम हो गई थी, मोनी बाहर बैठा था और गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी, ठीक है ना। ये यहाँ कहानी खत्म होती है। कहानी मतलब यहाँ एक पार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है, मोनी के घर का या गदल के नए घर का। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई, कहा तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक। अब गदल मोनी को कह रही है कि तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक। मोनी चौंका, कहा एक की रोटी भी नहीं बनती। नहीं, गदल ने कहा सोचते होंगे सोत बुलाती हूं, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मतलब ये वाक्य भी जरूर याद रखना कि किसका है, किसके लिए है, क्योंकि यहाँ ना तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपने उम्र लायक, ये याद नहीं रहेगा। मैंने इतनी बार पढ़ा है फिर भी मुझे याद नहीं रहा, ये याद नहीं रहेगा। ये जैसे ही वाक्य आएगा, क्योंकि बाद में क्या रहता है कि बाद में हमें एक मतलब अंदाज सा रहता है, कुछ भूला भूला सा धुंधला सा रहता है, और कहानी पूरी हमें याद रहती है लेकिन धुंधली धुंधली सी रहती है। उसमें से जो खास चीज़ें होती है वो उभर कर झटाक से सामने आ जाती है। अब जहाँ ऐसे होगा कि तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक, जैसे ही आएगा तो हमें याद आ जाएगा डोडी, कि डोडी कुंवारा था, डोडी के बच्चे मर गए थे, उसकी पत्नी मर गई थी। तो शायद ये कथन गदल कह रही होगी, किससे, डोडी से। लेकिन नहीं, ये कथन किसका है, कथन तो गदल का है, ये तो आप पकड़ लोगे। लेकिन किससे है, ये है मोनी से, जिसके जाकर वो बैठ गई थी उससे है, ये याद रखना। और ये वाला आगे वाला कथन भी याद रखना, ये भी किससे है, मोनी से ही है। सोचते होंगे सोत बुलाती हूं, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मोनी हंसा बोला यों कह हौस है तुझे लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया अरे इस वक्त कहाँ चला, जरूरी काम है मोनी। उत्तर मिला पेशकार साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, घोटिया मेना का चंदा गिरिराज ग्यारिया। घोटिया मेना का चंदा गिरिराज ग्यारिया। घोटिया मेना शायद गांव का नाम हो सकता है। घोटिया मेना का चंदा गिरिराज ग्यारिया। जरूर पेशकार की गाय को चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा ले चिलम तो पीता जा। अरे तो रात को जा रहा है, कौन जा रहा था रात को, गिरिराज ग्यारिया। मोनी ने कहा चले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका, चिलम के आकर्षण ने उसे रोक दिया। किसका आकर्षण, चिलम का। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तुमने सुना, गिरिराज ने कहा। गिरिराज ने दम खींचते हुए चिलम का पूरा मतलब चित्रात्मक वर्णन है, नाट्य रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है। क्या, मोनी ने पूछा।
गदल का देवर डोडी मर गया। किसने कहा? गिरिराज ने। किसने कहा? गिरिराज ने कहा कि गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया, जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? कैसे मर गया? मोनी ने कहा, वह तो भला चंगा था, ठंड लग गई, रात को उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज काकी। गिरिराज ने कहा, सच, मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी, बेचारा बड़ा भला मानस था। अब गिरिराज ने कहा कि काकी, मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था, बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उसे देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसे बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। यहां वो पूरी बात बता रही है। गदल कहती है कि देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। तू नहीं जा सकती। मोनी ने कहा कि तू नहीं जा सकती। गदल ने कहा, क्यों? तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। मतलब उसके पेट के जाए मैं जब तेरे पास आई थी तो मेरे पेट के जाए पुत्र भी मुझे रोक नहीं पाए, तो तू मुझे उसके पास जाने से क्या रोकेगा? अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मोनी की नाक बज रही थी। देखो, जैसे ही हम रोते हैं ना तो हमारे नाक में भी पानी आ जाता है। तो इन चीज़ों को आप नाटक के रूप में भी ले सकते हो। प्रत्येक चीज़ मतलब इसने ये जो संकेत किए जाते हैं इसको नाटकों में कोई नाम देते हैं, दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है। 6 अंक 6 देखते हैं क्या है 6 अंक। मोनी रह रह कर तड़पता था, हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे। अब मोनी तड़फ रहा था। अब क्या हुआ? गदल तो चली गई है वहां डोडी के यहाँ, और मोनी तड़फ रहा है। मोनी सोच रहा है कि वो क्यों चली गई। और मन उसका कर रहा था कि जाके उसके गांव पर हमला बोल दे, लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है। 2 जून की रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई है। अब मोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी पत्नी जो है वो घर छोड़कर वापस चली गई है, लेकिन उसका मन तो बहुत कर रहा था कि उस गांव पर हमला कर दे और उनके साथ मारपीट करे और लठ के बल पर उसको ले आए। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उसको समझाया कि भी उस बुढ़िया के लिए अब खून खराबा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह अगर लड़ाई होती तो मोनी के परिवार की और गदल के परिवार की लड़ाई नहीं होती। ये दो कह सकते हैं कि 2 जातियों की या 2 उपजातियों की लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि खारी गुर्जर और जो लोहारे गुर्जर था उनकी आपस में लड़ाई हो सकती थी। खून खराबा बहुत अधिक हो सकता था। इसलिए बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि वो तेरा कुछ करवा कर तो गई नहीं है,
तुझे 2 टुकड़ खिलाकर ही गई है, तेरा खर्च कुछ लगा नहीं है, ठीक है ना। और एक बुढ़िया के लिए इस तरह से खून खराबा कराना ठीक नहीं है। इसलिए मोनी थोड़ा शांत हुआ। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। अब जब गदल पहुंची घर पर तो क्या था, निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। अब पटेल ने कहा, क्यों लौट आई बहू? फिर बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई और क्या कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो मैं क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया न, इनके सारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू? ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहीं मेरी देवर से रार थी, यही कहीं मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब देगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? ये किसकी बात चल रही है? बेटों ने बिरादरी के मुंह पर कब थूका था? ये वो तब की बात चल रही है। बार बार गदल वही बात कह रही है कि जब मेरे पति का देहांत हुआ था, मेरे पति की मृत्यु हुई थी, तो इन बेटों ने किसी प्रकार का भी मृत्यु भोज जो किया था, बहुत नाम मात्र का मृत्यु भोज किया था, और इसका कहीं न कहीं उसे मतलब दुख था, ठीक है ना। तब वो कह रही है कि उन्होंने मृत्यु भोज जो अच्छे से नहीं किया, बिरादरी के लोगों को अच्छे से खाना नहीं खिलाया था, केवल 25 लोग ही बुलाए थे। 100 कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लौटा दिया मेरे मर्द के कागज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था। यो न कहोगे बेटों ने सोचा, दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो कायर कहीं के? किसको कायर कहा गया है? बेटों को यहाँ कायर कहा गया है। किसको कायर कहा गया? यहाँ बेटों को कायर कहा गया है। निहाल गर्जा, कायर हम कायर, तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। गदल दड़पी, बोल तुझमें है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कार्य में न्योता दे काका के। वो कहती है, गदल कहती है कि तू जा बिरादरी में कार्य का न्योता दे के आ। गदल ने कहा। निहाल पका गया, बोला पुलिस। गदल ने सीना ठोकर कहा, बस लुगाई कहती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात की डूब गई माधो, अब किसी का आसरा कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध। मतलब उसने कहा कि इसके जो मृत्यु भोज है उसके लिए निमंत्रण देकर आओ। अब सब डर गए, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त की कहानी है या जिस वक्त कहानी में दिखाया गया वातावरण, ये उस समय का दिखाया गया जब क्या है कि मृत्यु भोज बंद हो गया था और इकट्ठे नहीं हो सकते थे लोग। एक समय में सिर्फ 25 लोग इकट्ठे हो सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि पुलिस। तब वो सारे पीछे खिसक जाते हैं। तब ये कहती है, गदर कहती है कि मैं प्रबंध करूं क्या इसका? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना? मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कार्य का जोरदार इंतजाम है। अब मोनी को जिस गिरिराज ने यह बताया था कि
गदल मर गया है। किसको बताया था? मोनी को। और गदल ने उस वक्त सुना था, ठीक है ना। उसी गिरिराज ने मोनी को जाकर ये बताया कि कार्य का बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किया है, डोरी के कार्य का बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किया है। गदल ने दारोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल मेरी तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मोना नहीं। क्या है? मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। अब मोनी ने कहा कि मैं कस्बे में बड़े से शिकायत करूंगा। वो मनी मन में कह रहा है, सात, अंक 7। कार्य हो रहा था, पांते बैठती, जीमती उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और भोरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि खर्च किसका लग रहा था? खर्च तो निहाल और नारायण का ही लग रहा था। उन्होंने जो कमाई की थी, जो अनाज इकट्ठा किया था, जो चांदी इकट्ठी की थी, और यहाँ तक कि बोहरे का कर्ज भी चढ़ गया था, ठीक है ना। उससे कर्ज भी ले लिया था इस कार्य के लिए, लेकिन नाम किसका हो रहा था? नाम केवल गदल का ही हो रहा था। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कार्य रोक दो। सो कैसे? कहते हैं कार्य रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी आए, उन्होंने कहा कि कार्य रोक दो। गदल ने कहा कि क्यों रोक दो? तब दरोगा जी ने क्या नाम है इसका, दीवान जी ने कहा कि दारोगा जी ने कहा है। क्यों? गदल ने पूछा, क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने फिर कहा, जानता हूं दारोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने दारोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है, दारोगा जी को आना ही पड़ेगा। मतलब बड़े दारोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है, दारोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दारोगा जी ने पहले नहीं सोचा था यह सब? अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? ये तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने कहा, तो आने दो। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। अब देखो, अब ऐसे कथन, कुछ ऐसे कथन होते हैं। वैसे तो मैंने जो सारांश है उसमें करवाए हैं। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। अब आदमी का वचन आप सोचकर किसी और को लेंगे, लेकिन ये किसका कथन है? गदल का कथन है। ये कथन किसका है? गदल का कथन है। क्योंकि जैसे ही आदमी का वचन आएगा आप कुछ और समझ सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराए। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राजा से टक्कर लेने की कोशिश न करो। किसने कहा? दीवान जी ने। दीवान जी ने क्या कहा? कि सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राजा से टक्कर लेने की कोशिश न करो। तो गदल ने क्या कहा? अरे
तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? अब फिर गदल कहती है, गदल क्या कहती है कि राजा के पीछे तो आज तक पीछे है, पर राजा के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हम जीना हराम है, तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई, 3 पांतें और ठहर गई, अंतिम पांत थी। अब अंतिम पांत थी, बाकी सभी जिम गई थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया, डरता है? अब गदल ने निहाल से पूछा कि डरता है? सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसने कहा, नहीं। फिर गदल कहती है, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। किससे कहा? निहाल से। फिर गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना उसके और कोई नहीं है, कि तेरे अलावा उसके और कोई नहीं है, डरना मत, ठीक है ना। निहाल ने सिर झुका लिया। क्यों डरने की बात चल रही है? क्योंकि पुलिस आने वाली है, और उस वक्त पुलिस आते ही गोली चलाना शुरू कर देती थी। भागा हुआ एक लड़का आया, दादी वह चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा, पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन वे कब मानेंगे? निहाल से कहा। तो निहाल ने कहा कि वे कब मानेंगे? तो गदल ने कहा, उन्हें रोकना होगा। निहाल ने कहा, उनके पास बंदूकें हैं। तो गदल कहती है, बंदूकें हमारे पास भी है निहाल। फिर गदल ने कहा, डांग में बंदूक की क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा जी ने उतरकर कहा, यहां दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही है। किसने कहा? निहाल ने क्रुद्ध स्वर में। 25 आदमी से ऊपर है। किसने पूछा? पुलिस ने, दरोगा ने। तो निहाल ने कहा, गिनकर हम नहीं खिलाते, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना है, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी रेफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी। किसका कथन है? निहाल का। तुम सब भागना, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी, और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई, धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा, पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है, नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। किसने कहा? गदल ने। किसको? अपने बेटे निहाल को कहा कि तुझे मेरी कोख की सौगंध है, नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूं तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। संतान के मोह से, क्योंकि अपने बच्चों के मोह से जकड़े हुए थे, इसलिए अपनी मां को छोड़कर सब के सब पिछले दरवाजे से निकल गए। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए।
गोली चलाई, गदर के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदर रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं है। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, हुजूर यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदर मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया है, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदर ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी हुई लालटेन। जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। गदर ने क्या जवाब दिया? जो एक दिन अकेला न रह सका। यही प्रेम। किसका? गदर का। किसके प्रति? डोडी के प्रति। डोडी कौन था? देवर था। जैसे उसने कहा था, कहानी है ना, अंत में वो कहता है कि उसने कहा था। उसी तरह ये भी कहती है कि तू, वो कहता है कि तू कौन है, तो वो कहती है कि उसी की हूं जो एक दिन अकेला न रह सका, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की, डोडी की। क्योंकि डोडी भी जब वो छोड़कर गई थी तो एक ही दिन अकेला नहीं रह सका था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह प्रेम है जिसमें यह कहानी प्रेम की, त्याग की, बलिदान की और स्वाभिमान की है और संपूर्ण चित्रात्मक शैली में है, या नाट्यात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या नाटक शैली भी कह सकते हैं इसको। ये थे रंग राघव। ये जो इसकी पीपीटी है ऐसी कैसी आपको भेज दूंगा। हालांकि मैंने उसकी पीपीटी आपको नहीं भेजी है, लेकिन वो भी भेज देंगे जो सारांश वाली है, चिंता न करें। अभी रेगुलर पीपीटी तैयार हो रही है, भेजते रहेंगे आपको। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो 63,771। मुझे क्या ज़्यादा प्रचार करना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने अभी एक बार भी अपने कोर्स के बारे में बात नहीं की है, नए नंबर की है। 63,771 63,771 24,802 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। संकुल के नाम से ही टेलीग्राम, SUNKUL, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही टेलीग्राम भी है। आप वहाँ भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पर 100% जो है PDF मिल जाती है और व्हाट्सएप पर कई बार आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इसी पर आपको PDF भी मिल जाएगी। और रेगुलर क्लासें व्हाट्सएप पर मैं भेजता रहता हूं। जो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं उनसे मैं रेगुलर क्लास व्हाट्सएप पर भेजता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।